चलिए भाई, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो आई प्रेज्यूम कि कल हम लोग बेसिकली जो कर रहे थे, आपने पक्के से घर में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की होगी। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, आज भी रिपीट करता हूं, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप रोज 20 आंसर लिखेंगे। मैं आपको 20 क्वेश्चन दे रहा हूं, बट मुझे पता है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है 20 आंसर रोज लिखना। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ 2 लिखो, 3 लिखो, लेकिन लिखो। तो आप लोग अभी से आदत डालिए, डेली बेसिस में अपन को 2-3 आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, तो विदाउट मच डिले हम लोग आज के टॉपिक पर आते हैं। आज आपको ध्यान में होगा, मैंने कहा था कि हम कौन कौन से सेक्शन से आज क्वेश्चंस करेंगे। तो एक रहेगा छत्तीसगढ़ में चट्टान, वैसे थोड़ा फैंसी क्या है, भू गर्भिक संरचना। ठीक है, इंग्लिश में जियो लॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला क्या है, मृदा सॉइल, और तीसरा छत्तीसगढ़ में जलवायु या क्लाइमेट। क्लैरिटी? तो कुल मिला के ये 3 चैप्टर्स हैं जिसमें हम क्या करने वाले हैं, आंसर राइटिंग को देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी स्टार्ट करें आगे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, जस्ट 1 सेकेंड। यस गाइस, चलो सॉरी। सही है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, क्या आप लोग चाहते हैं कि एक बार मैं स्टेजेस को समाप्त करूं या सीधा उतरें डायरेक्ट आंसर राइटिंग पे? समाप्त करूं वापस से? चलो ठीक है, बस 5 मिनट में करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। आपको ध्यान होगा, कल सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता रहा था कि आंसर राइटिंग जो है ना, वो सिंगल स्टेप प्रोसेस है ही नहीं। कुल मिलाकर लोग गलती करते हैं इसको सिंगल स्टेप बना के। ठीक है, ये असल में 4 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। दैट मीन्स क्वेश्चन की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है। फिर क्वेश्चन को टुकड़ों में क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। अगर कोई आज पहले दिन देख रहा है ना, थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील करेगा, तो आई सजेस्ट कि एक बार उसे आपको कल वाले वीडियो को भी देखना चाहिए, क्योंकि इसे फिर डिटेल में डील किया है कि कैसे टुकड़ों में तोड़ेंगे, कैसे समझेंगे, और कैसे इसमें से हम लोग क्या करेंगे,
कीवर्ड निकालेंगे, हाँ कि ना? क्या ये बात समझ में आई? स्टेप नंबर 2 क्या रहता है? आंसर की रूपरेखा को, आउटलाइन को तैयार करना। दैट मीन्स आंसर को सीधा लिखना नहीं है, उसके फैक्ट्स को रेडी कर लेना है। उसके फैक्ट्स को क्या करना है? रेडी कर लेना है। फिर हमें आंसर के प्रेजेंटेशन को भी सुंदर बनाना है। आंसर के प्रेजेंटेशन को सुंदर बनाने के लिए अंडरलाइनिंग था, बॉक्स बनाना था, उसके बाद मैंने क्या बताया था, फ्लो चार्ट था, मैप था, डायग्राम था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसके बाद फाइनली क्या करना था, आंसर को लिख डालना था। फाइनली क्या करना था, आंसर को लिख डालना था। ये 4 बेसिक स्टेप्स थे, ठीक है? उन्हीं स्टेप्स को डिटेल में इस स्लाइड में वापस दिया है, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए, ताकि कल की चीज अगर आप भूल गए हो तो एक बार देखोगे तो रिकलेक्ट कर पाओगे, ठीक है? और उसके बाद वापस से उन कीवर्ड्स का डेफिनेशन है जो हमको दिखते हैं पेपर में, ठीक है कि नहीं है? ताकि इन कीवर्ड्स के डेफिनेशन को आप रट सको। मतलब जब विवेचन कहा जाए, डिस्कस कहा जाए, तो आपसे क्या पूछने की अपेक्षा है वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? इन दी सेम मैनर विश्लेषण, एनालाइज, इसका क्या मीनिंग होता है ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसीलिए इसको मैंने दिया है, और जैसा कि कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, आपका डेली काम है इसको रोज एक नजर मारना। 4-8 दिन लगातार पढ़ोगे ना, आप एक एक कीवर्ड का मीनिंग समझ जाओगे कि क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है? एनीवेज मैं भी बताऊंगा, बट हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो आज का पहला क्वेश्चन जो है ना वो क्लाइमेट चैप्टर से है, और पहला ही क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए एकदम बाउंसर है, ठीक है? क्वेश्चन है कि बस्तर का जो पठार है के अपेक्षा छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसमें कम वर्षा होती है। एक स्टेटमेंट दिया है, हाँ कि ना? क्या स्टेटमेंट है? प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ रिसीव लेस रेनफॉल एज कंपेयर टू दी बस्तर प्लेटू। समझ रहे हो? और इस स्टेटमेंट के पीछे आपको कीवर्ड लगा दिया है कि आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है, एक्सप्लेन वाई, क्लैरिफाई करना है, स्पष्ट करना है, समझाना है, ठीक है? अब स्पष्ट करने का डेफिनेशन सबसे पहले आप लोग देखो यार कि स्पष्ट करने का क्या मतलब होता है, ठीक है? स्पष्ट करना, क्लैरिफाई करना, मतलब जो पूछा गया है उसको बताओ। मतलब कारण पूछा गया है ना, तो आप सीधा सीधा क्या करो, कारण बताओ। क्या ये बात समझ में आई? तो आपको स्पष्ट तो करना है, मतलब इजी लैंग्वेज में बताना है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मतलब बस्तर के मैदान में, सॉरी छत्तीसगढ़ के मैदान में कम बारिश हो रही है इन कंपैरिजन टू छत्तीसगढ़ का पठार या प्लेटू, ठीक है? इसके पीछे का कारण या रीजन बताना है आपको। क्या क्वेश्चन को समझ पाए? ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया, हमको पता चला कि ये क्वेश्चन कुछ रीजन मांग रहा है, कारण मांग रहा है ना, ठीक है? फिर हमने कीवर्ड को देख लिया, कीवर्ड क्या है, स्पष्ट करें, क्लैरिफाई, मतलब इजी लैंग्वेज में समझा दो जो बोला जा रहा है, ठीक है? सेकंड, आंसर की रूपरेखा तैयार करना है। सेकंड स्टेप तो यही है ना, रूपरेखा मतलब क्या है, फैक्ट। रूपरेखा कैसे तैयार होगी बताओ? तथ्यों से, फैक्ट से। ठीक बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? चलो बताओ, क्या लगता है क्यों ऐसा होता है? जी जी, नीचे से आता है पक्का? तो फिर रायगढ़ बेसिन में खूब बारिश क्यों होता है?
तो पार्ट एरिया में खूब बारिश क्यों होता है? बताओ बताओ। सर जो बे ऑफ बंगाल का जो ब्रांच है वो एंटर करता है दिस साइड से, तो उसके बस्तर प्लेटू और रायगढ़ जो बेसिन है वो कंपैरेटिवली पहले उनको फेस करना पड़ता है, तो ज़्यादा रेनफॉल वहाँ टेंडेंसी है। उसके बाद फिर वो मूवमेंट के साथ आप लोग जो भी रीजन बोल रहे हो देख लो भाई, मैं वेरीफाई करूंगा ना। इंदू बोल रही है कि फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, ग्रेट। मजेदार बात बोलूं, एकदम सच्चाई बताऊं, तुम लोग पढ़े नहीं हो यार अच्छे से, तुम लोग पढ़े नहीं हो अच्छे से। चलो और पर्वत है, इसकी वजह से यहाँ पे पानी का जो गति होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और वर्षा में पर्वतों पर रुको, पहला जो कारण है ना वो है ओरोग्राफिक लिफ्ट। मेरे को पता नहीं पढ़े हो। पर्वतीय लिफ्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? उत्थान। पर्वतीय उत्थान। क्या कारण है पहला? ओरोग्राफिक लिफ्ट है, पर्वतीय उत्थान, ठीक है। एक पता था कि आप लोग इस स्तर पे अभी नहीं आओगे, इसको थोड़ा समझाता हूं, समझना। लेट अस से कोई भी उच्च भूमि है, पर्वत या पठार, वॉटेवर, ठीक है। मैं अभी एग्जांपल के लिए पठार मान रहा हूं। ये क्या है? एक पठार है, इट इज अ प्लेट्यू। आई होप इसमें क्लैरिटी है। यहां से पवन आ रही है, यहां से क्या आ रही है? विंड आ रही है। ये पवन कैसी है? आर्द्र है। आर्द्र है मतलब ये मॉइस्ट है, इसके पास मॉइस्चर है। क्या बात समझ में आ गई? जब ये इस स्लोप को टच करेगी तब ये ऊपर की तरफ क्या चालू करेगी? असेंड करना, इसका उत्थान होने लगेगा, या ये अवरोहण करेगी। क्लैरिटी? क्या करेगी ये? असेंड, ठीक है। ठीक, आरोहण आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो असेंड करेगी। हो गया? ठीक है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलेगी वैसे वैसे क्या होगा? तापमान में कमी आएगी। आप लोगों को पता होगा टेम्परेचर ड्रॉप होता है बिकॉज ऑफ लैप्स रेट, हाँ कि ना? इसी को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं कंडेंसेशन को? संघनन। क्या हो गया? संघनन। ठंडा होगी पवन। अब समझना, मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट है किसका? पवन का 1 यूनिट, ठीक है। इस 1 यूनिट में ये ना 50 वाटर वेपर रख सकती है। 50 क्या रख सकती है? वाटर वेपर रख सकती है। 1 यूनिट पे कितना वाटर वेपर रख सकती है? 50, ठीक है। इसके पास है कितना? मान लेते हैं 30 है, तो 50 रख सकती है, 30 रखी हुई है, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे जैसे आरोहण होगा, असेंडिंग होगा, वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आएगी, और टेम्परेचर में कमी आने के कारण ये जो पवन है इसका वॉल्यूम अब क्या हो गया?
कम, कंप्रेस हो गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वही 1 यूनिट 50 की जगह सिर्फ और सिर्फ 35 वाटर वेपर रख सकता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब गर्म करोगे तो हवा एक्सपांड होती है और जब ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या बात समझ में आई? तो जब हवा कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो उसके पास जो वाटर वेपर रखने की क्षमता थी वो भी कम हो गई। हाँ कि ना? पहले 30 था, वाटर वेपर अभी भी 30 है, लेकिन पहले क्षमता 50 थी, अब क्षमता 35 है। समझ रहे हैं? तो एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं सापेक्षीय आर्द्रता। ठीक है, सापेक्षी आर्द्रता। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो सापेक्षी आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहले कितना था? 30/50 इंटू 100। समझ रहे हैं? जितना रख सकता है नीचे, जितना रखा है ऊपर, रखा है बटे रख सकता है इंटू 100, तो 30/50 इंटू 100। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब कितना है? 30/35 इंटू 100। ठीक है, तो ये आएगा कितना? 60%। हाँ कि ना? ठीक बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? और 30/35 इंटू 100 मतलब कुछ 90 प्लस आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो सापेक्षी आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में वृद्धि हो जाती है जब पवन ठंडी होती है। समझ में आया? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षी आर्द्रता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है जब पवन ठंडी होती है। तब अलग से मॉइस्चर का नीड नहीं है, जितना मॉइस्चर है ना उतने में ही सापेक्षी आर्द्रता बढ़ जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100 या 100 के आसपास हो गई मतलब बारिश है। मतलब क्या है? बारिश। तो पठार में ये असेंड करी, संघनन हो गया, संघनन के बाद क्या हो जाएगा? संतृप्तिकरण, मतलब सैचुरेशन। सैचुरेशन किसको बोलते हैं पता है? जब सापेक्षी आर्द्रता 100% हो जाए वो सैचुरेशन कहलाता है। सापेक्षी आर्द्रता कितनी हो जाए? 100%, क्या कहलाता है? सैचुरेशन। तो ऊपर गई, ठंडी हुई, ठंडी हुई तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने लगी, सापेक्षी आर्द्रता बढ़ बढ़ के क्या हो गई? सैचुरेट। और सैचुरेट हो गई तो अब किसका चांस है? वर्षा या? ठीक है, हाँ कि ना? है ना चांस? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। अब उसी चीज को अगर आप मैदान में समझो तो मैदान में क्या होगा? पवन ऐसे चल रही है, हाँ कि ना? कहीं लिफ्ट हो रहा है? हो रहा है क्या? नहीं। बारिश होगी बट उसके लिए क्या चाहिए? बहुत हाई ह्यूमिडिटी। वहां कम ह्यूमिडिटी में भी बारिश हो गई थी, हो गई थी कि नहीं? यहां क्या चाहिए? हाई ह्यूमिडिटी, तब भी बारिश होगी। क्लियर है? तो इसीलिए ये जो फीचर था क्या कहलाता है? ओरोग्राफिक लिफ्ट। ओरोग्राफिक मतलब पर्वत से, लिफ्ट मतलब ऊपर जाना। तो पर्वतीय उत्थान ये सबसे बड़ा कारण है वहां पर ज्यादा वर्षा होने का। जितने कम मॉइस्चर में हमारे यहां मैदान में बारिश नहीं होती, उतने मॉइस्चर में बस्तर में बारिश हो जाती है बिकॉज ऑफ ओरोग्राफिक लिफ्ट। जैसे एग्जांपल के लिए आप सभी अपना फोन निकालिए और अभी चेक करके मुझे ह्यूमिडिटी बताइए। जितना ह्यूमिडिटी दिखा है ना वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। बताओ। वेदर का एप्लीकेशन है ना सबके मोबाइल में? अरे एक तो कंपनी से डाल के देती है वही वाला।
बताओ ऑनलाइन वालों, तुम लोग को कुछ डाउट है क्या इस कंसेप्ट में? अगर डाउट है तो बताओ। ए, टेम्परेचर नहीं, ह्यूमिडिटी बताओ। 33 डिग्री। अरे महंगा वाला मोबाइल है तुम्हारे पास, तो सही बताना चाहिए। बताओ बताओ, कितना परसेंट है? 63। आपके मोबाइल में? अरे वो टेम्परेचर है, हाई और लो दिखा रहा है। इधर इधर लड़कियों, ह्यूमिडिटी नहीं दिख रहे? 62%। ठीक है, आप लोग देखिए कि टेम्परेचर कैसा, सॉरी ह्यूमिडिटी अभी कैसा है, कम साइड में है। बारिश हुई क्या? नहीं, बूंदाबांदी, उसको बारिश थोड़ी बोलते हैं। और कभी जब घनघोर बारिश होगी ना, तब आप देखना ह्यूमिडिटी हायर 90s में रहेगा। नहीं तो आप चेक करें ना, बारिश होगी ना हायर 90s में। इस कंसेप्ट का जो मैं आपको बताया कि टेम्परेचर कम होने से सापेक्षीय आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इसका क्लासिक एग्जांपल बताऊं? बारिश का समय। जनरली देखना, जब हमारे यहां बारिश होगी उसमें 80% चांस है कि बारिश एकदम सुबह सुबह हो, शाम को हो या रात को हो। ज्यादातर ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? तो सीधा सा बात है, जब चक्रवात आते हैं तो 24 घंटा गिरता है, बात उसकी नहीं कर रहा। बट सामान्य तौर पे बारिश का समय देखना, सामान्य तौर पे बारिश का समय हमारे यहाँ कब होता है? मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, जब टेम्परेचर कम होता है। क्योंकि कम टेम्परेचर में क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण क्या होता है, बारिश होने लगती है। तो जितना 60% में रायपुर में बारिश नहीं हो रहा है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि इतनी ही ह्यूमिडिटी अगर बस्तर में हो तो बस्तर में बारिश हो जाए। लेकिन वहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% नहीं दिखाएगी, वहां पर कितनी दिखाएगी? 100 दिखाएगी, 90 दिखाएगी। क्यों दिखाएगी? क्योंकि वहां पर हवा जो है वो कैसी हो चुकी है? कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। तो ह्यूमिडिटी वहां पर कम है, बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, सापेक्षिक आर्द्रता हमसे ज्यादा मिलेगी। आर्द्रता हो सकता है हमारे बराबर हो या हमसे कम भी हो। क्लियर है ये? तो फर्स्ट पॉइंट यार ये आना चाहिए था। अगर ये नहीं लिखोगे ना तो आप लोग का आंसर क्या लगेगा? थोड़ा सा कमजोर लगेगा। थोड़ा टेक्निकल आना चाहिए ना, मतलब आप समझ रहे हो, आप आंसर लिख रहे हो क्लाइमेट चैप्टर का और आपका आंसर टेक्निकल ना हो, मजा ही नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आई? जया को, इंदु को, निकिता को कोई दिक्कत नहीं है। गुंजन बेटा आपको कोई दिक्कत? वैसे आप शायद बीच में क्लास ज्वाइन किए हैं, तो आई डोंट नो कि आप कितना इस कंसेप्ट को पकड़ पाए, बट इस वीडियो को शुरू से देखिएगा एक बार आप क्लास के एंड में। क्लियर है ये? अच्छा, सेकंड जो फैक्टर रहता है ना अधिक वर्षा का, वो क्या रहता है? फॉरेस्ट कवर। ठीक है, वनाच्छादन, फॉरेस्ट कवर, वनाच्छादन। तो जहां पर फॉरेस्ट कवर अधिक होती है वहां पर बारिश ज्यादा होती है। क्यों होती है? मुद्दा तो वहीं फंस रहा है ना, क्यों? क्यों? लेटेस्ट से ये पेड़ है, ठीक है, अब जंगल की बात है तो हजारों होंगे, ठीक है। पेड़ के जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं ना, ऐसे कुछ दिखते हैं, ऐसे दिखेगा, यस और नो? इन लीव्स के ऊपर रहता है स्टोमेटा, हाँ कि ना? स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा, स्टोमेटल ओपनिंग रहती है। क्लियर है? अब समझना, इस पेड़ के पास जड़ है, ठीक है,
इस जड़ से ये क्या कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, जल को अवशोषित कर रहा है। ये अवशोषित जल, यही एब्जॉर्ब्ड वाटर कहां पहुंचेगा, पेड़ के सभी भाग में, स्पेशली पत्तों में। क्यों पता है, क्योंकि पत्तों में होगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि पत्तों में क्लोरोफिल है। हाँ कि ना। अब ऊपर में कौन है, सूर्य देवता है। ऊपर में कौन है, सूर्य देवता। ठीक। सनलाइट पड़ेगा किसमें, स्टोमेटा में। सनलाइट किसमें पड़ेगा, स्टोमेटा में। जब स्टोमेटा में सनलाइट पड़ेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या चालू हो जाएगा, ये जितना पानी है इसका इवेपोरेशन। क्या चालू हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। आई होप इसमें क्लैरिटी है। ठीक। अब क्या होगा, सेम कहानी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ठंडा होगा, ठंडा होके सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेट होके बादल बनेगा, बादल बनके पानी। मतलब यहीं से पानी उठा, ऊपर गया, ठंडा हुआ, बादल बना, और यही पानी। क्या ये बात समझ में आई। इस टाइप के रेनफॉल को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। हिंदी में बोलते हैं संवहनी वर्षा। क्लियर है ये, हाँ कि ना। ठीक है। थर्ड पॉइंट, एक सब बोलते हैं, मैं बहुत ज्यादा उससे अग्री तो नहीं करता, बट लिख सकते हो, छत्तीसगढ़ का आकार, शेप, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी से बस्तर की दूरी कम है। शेप का जो टिल्ट है ऐसा हमारा, समझ गए। मान लो छत्तीसगढ़ का आकार यदि ऐसा होता तो बस्तर बहुत पास था। मान लो छत्तीसगढ़ का आकार ऐसा होता तो बस्तर दूर पड़ जाता। तो हमारा आकार और हमारी साथ में स्थिति मान लो, दोनों जोड़ दो तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। छत्तीसगढ़ का आकार और उसकी स्थिति, लोकेशन, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि बस्तर जो है वो क्या है, बंगाल की खाड़ी से नजदीक है, जिसके कारण बस्तर में अधिक जलवाष्प की प्राप्ति होती है। नजदीक है तो थोड़ा सा ज्यादा हमको क्या मिलता है, वाटर वेपर मिलता है, जिससे बारिश हो सके। क्लियर है कि नहीं है। बट ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नॉट सो इंपॉर्टेंट है, तो आखिरी में आएगा। हम मतलब क्यों हड़बड़ी है इतना, इस आंसर को खत्म नहीं करेंगे पहले, इसको खत्म करते हैं ना, फिर उसके बाद सब बताऊंगा तुमको। ठीक है। हर जगह पे ना क्लाइमेट का अलग अलग लॉजिक काम करता है। ठीक है। क्लियर है। रुको ना रुको ना रुको ना, अभी तो हम सिर्फ फैक्ट रेडी किए हैं ना, समझ रहे हैं। अभी इसका मैं पूरा बताऊंगा ना, आंसर का फॉर्मेटिंग आपको। मैं इस आंसर को इसलिए डिटेल में डील कर रहा हूं क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आप लोगों को। नाउ अगर फैक्ट आप देखो तो हम रेडी तो कर चुके हैं, अब हमको थोड़ा सा क्या समझना है कि हम कौन कौन से अपने हथियारों का यूज करें। तो कौन कौन से हथियार हैं, एक हथियार रहेगा पॉइंट वाइज अप्रोच का, क्लियर है। दूसरा अंडरलाइनिंग तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है। डायग्राम बनेगा भाई इसमें, ओरोग्राफिक लिफ्ट का भी बनेगा। ठीक है। और दूसरा किसका बनेगा, कन्वेक्शनल रेनफॉल का।
पर्वतीय उत्थान का भी बनेगा और संवहनी वर्षा का भी बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक। अब एक चीज जरा समझना, एंड आप चाहो तो मैप बना सकते हो छत्तीसगढ़ का, बट ये दोनों चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम फाइनली आते हैं आंसर राइटिंग पे। ठीक है, देखो आंसर राइटिंग में सबसे पहले हमको ये समझना है कि हमारे पास स्पेस कितना है। अब ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, मतलब कुल मिला के कितना वर्ड हो गया? 100। मैं एकदम रफ कैलकुलेशन हमेशा मानता हूं, एक लाइन 10 वर्ड्स, एक लाइन में लगभग 10 शब्द लिखाता है, तो 1 लाइन कितना वर्ड? 10 वर्ड, मतलब कितना लाइन? 10 लाइन्स। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ग्रेट। 10 लाइन्स में मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लाइन अपनी आएगी। ठीक है, अपने पास पॉइंट कितना है कुल मिला के? 3, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 थर्ड वाला ऐसा है खाना पूर्ति पॉइंट है, वो मेरे को देख के मजा नहीं आता है, लोग बोलते हैं तो, लेकिन ठीक है चलो। क्लियर है ये बात? अगर आप इसमें 3 लाइन में एक्सप्लेनेशन करोगे तो आप कितना लाइन दे दिए? 6। क्लियर है? प्लस एटलीस्ट एक लाइन थर्ड पॉइंट के लिए, दैट मीन्स आप 7 लाइन दे दिए। इसके अलावा आपको डायग्राम भी बनाना है, तो डायग्राम जब आप बनाओगे तो आप इस स्पेस को यूज करोगे, तो हर लाइन में से जगह कटेगी। मोटे तौर पे आप मान के चलो कि कुल मिला के 2 लाइन जितना स्पेस कट जाएगा। समझ रहे हैं? अब आपके पास बचा सिर्फ एक लाइन, जिसको आपको आंसर की ओपनिंग के लिए यूज करना है। आप समझ रहे हो? एक चीज को जरा ध्यान से समझना, यहां पे मैं बात कर रहा हूं आंसर के ओपनिंग की, आंसर के शुरुआत की। इंट्रोडक्शन इसे कहना मैं उतना एप्रोप्रिएट नहीं मानता हूं, क्योंकि बहुत छोटा होगा एक लाइन में, क्या इंट्रोडक्शन दोगे? ठीक है, तो ध्यान रखना, फॉर्मेलिटी हम सिर्फ 175 और 125 वर्ड्स वाले क्वेश्चन में निभा सकते हैं, जिसमें 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन हम बनाएं और लिखें। 100 में जगह नहीं होती है, तो एक लाइन में आपको ओपनिंग देना है। तो आप क्या ओपनिंग देना चाहोगे बताओ? आपको सीधा पॉइंट पर ही आना पड़ेगा, हाँ कि ना? कि छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वह बस्तर के पठार की अपेक्षा कम वर्षा पाता है, जिसके निम्न कारक हैं। बिलो फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस रेनफॉल इन छत्तीसगढ़ बेसिन इन कंपैरिजन टू दी दंडकारण्य प्लेटू या बस्तर प्लेटू। अगर बस्तर प्लेटू लिखा है क्वेश्चन में तो बस्तर प्लेटू लिखना, दंडकारण्य लिखा है तो दंडकारण्य लिखना। वस्तुतः दोनों में अंतर यह है कि दंडकारण्य प्लेटू एक पूरा भौतिक प्रदेश है, बस्तर का पठार उसका छोटा सा हिस्सा है, जिसमें उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पठार को मिलाया गया है। तो आप ध्यान रखना, जो वर्ड क्वेश्चन में है वही वर्ड आना चाहिए, अपने मन से बदल नहीं देना। तो ये ही ओपनिंग डाल सकते हो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के साथ रिलेट करके डालना है ना। आपके पास स्पेस होता 3-4 लाइन का तो आप क्या कर सकते थे? कहानी कर सकते थे, हाँ कि ना? और सच्चाई बताऊं, अगर एवरेज रेनफॉल की बात करोगे ना, तो छत्तीसगढ़ का जो मैदान वाला रीजन है ना, वहां पे 1074 mm के आसपास बारिश होती है, और बस्तर का जो पठार है ना, वहां पे 1323 mm बारिश होती है। एवरेज औसतन वर्षा 1074 और 1323। क्लियर है? तो जो क्वेश्चन पूछा गया सच है वो। ठीक, अब यहां पे आके पहला कारण क्या बताओगे? ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक लिफ्ट में आपके आंसर का थीम ये होना चाहिए, क्योंकि बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग से ऊंचा है, इसलिए पवनों का अवरोहण होता है और संघनन के कारण सापेक्षीय आर्द्रता में वृद्धि होती है, जिसके कारण अधिक वर्षा होती है। हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वर्ड लिमिट एक्सीड होगा और हम मैप नहीं बना पाएंगे।
ठीक है, तो बता देना कि ओरोग्राफिक लिफ्ट के कारण क्या हो रहा है। ठीक है, पर्वतीय उत्थान के कारण बस्तर का क्षेत्र ऊंचा है, पर्वतीय उत्थान होता है, और उत्थान होने के कारण, पर्वतीय मत लिखना, पवनों का उत्थान होता है लिख देना। ठीक है, कागार से टकरा के पवनों का क्या होगा, उत्थान होगा, उत्थान होने के कारण संघनन होगा, संघनन से सापेक्षीय आर्द्रता में वृद्धि होगी, जिसके कारण अधिक वर्षा। ठीक है कि नहीं है? और बढ़िया से इधर पे मैप बनना चाहिए। ठीक है, मैप नहीं डायग्राम। एक में बस्तर का पठार ऐसे लिखना, बस्तर का पठार, और यहां पर संघनन, ये वाला क्या बोलते हैं, जो असेंडिंग वाला जो डायग्राम मैंने बनाया था वो बना देना, और यहां पर मैदान का बना देना कि मैदान में पवन सीधी सीधी जा रही है। क्लियर है? फिर सेकंड पॉइंट आप क्या डालोगे बताओ? वनाच्छादन, फॉरेस्ट कवर। तो बता देना अधिक वनाच्छादन के कारण बस्तर का जो क्षेत्र है वहां पर संवहनी वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है करके। क्या ये बात समझ में आया? फिर इसका भी यहां पर क्या बना देना, बढ़िया सा एक ठो डायग्राम बना देना। ठीक है, इसका जो डायग्राम बनेगा वो लीफ को दिखाते हुए बनेगा कि नॉर्मल? कहाँ गया वो जो मैं कर रहा था? अच्छा ये है ना, आपको ना ये पेड़ दिखाना पड़ेगा, पेड़ से एरो करके पत्ती दिखानी पड़ेगी, पत्ती से आपको इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन दिखाना पड़ेगा, वहां से बारिश दिखानी पड़ेगी, ताकि एक ऐसा साइकिल कंप्लीट हो कि पत्ती जा रहा है, पानी गिर रहा है, पेड़ उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ रहे हैं? तो ऐसा होता रहता है, साइकिल बनता रहता है। वहीं का पानी उठाएंगे, वहीं से वहीं ट्रांसपिरेशन करेंगे, वहीं पे गिरा देंगे। इसलिए तो मैं बोला शब्दों को कम रखो। जाइलम डाल सकते हो, अगर आपका साइंस का नॉलेज अच्छा है तो साइंस की टर्मिनोलॉजी डाल सकते हो, मेरे को कोई उसमें परहेज नहीं है। बट मुद्दा क्या है कि आप जो साइंस का मजा देना चाह रहे हो ज्योग्राफी में, उस मजे के लिए आपके पास जगह नहीं होगी। क्यों जगह नहीं होगी पता है? कि इतना सारा जो डायग्राम बना रहे हो ना, आप लोग को लिखने के लिए 10-10, 12-12 शब्द मिलेंगे, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा डायग्राम हो जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। और ये कैलकुलेटिव कैसे हो पाओगे? जब आंसर को एक बार रफ में अभी प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि ऐसे आंसर आपने कभी लिखे नहीं है, कॉमन सेंस है, तो आप अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि मेरे को कितनी जगह मिलेगी, बट मैं बता रहा हूं बहुत कम मिलेगी, मान जाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, घर जाके एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा कि सही में कम मिल रहा है कि ज्यादा मिल रहा है। अगर ज्यादा है तो थोड़ा फैल सकते हो, नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं फैलना। फिर थर्ड बता देना छत्तीसगढ़ की आकृति, जिसके अनुसार जो बस्तर का पठारी क्षेत्र है, यहां पर प्रॉक्सिमिटी नजदीक है बे ऑफ बंगाल से, जिसके कारण ठीक ठाक सा क्या होता है, यहां पे बारिश होता है। क्लैरिटी? ये 3 पॉइंट जगह बच जाए तो प्लीज इसको डालना, जगह बच जाए तो ये दोनों पॉइंट डालना, कितनी कितनी होती है औसतन वर्षा। ठीक है, कहीं पर भी अगर लाइन या वो ना, लाइन फॉर्मेशन के लिए जगह ना हो, डब्बा बना डाल देना, औसत रेनफॉल या औसत वर्षा, एवरेज रेनफॉल, औसत वार्षिक वर्षा लिखना, औसत वार्षिक वर्षा, एनुअल, एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन, और लिख देना छत्तीसगढ़ का मैदान 1074 mm और बस्तर का पठार 1323 mm। तो इससे क्या मिलेगा, आपके आंसर को बल मिलेगा। ठीक है, डन। तो अगर जगह बचा है तो क्लोजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि वस्तुतः इतनी इतनी औसत वार्षिक वर्षा दोनों क्षेत्रों में होती है, ऐसा करके। ठीक है, बोथ दी प्लेसेस रिसीव दिस मच ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन एवरेजली करके डाल सकते हो, या इन एवरेज करके। और अगर क्लोजर के लिए जगह नहीं है तो डब्बा बना डाल देना ऐसा। क्लियर है?
तो आप जिस स्टेटमेंट के लिए कंसेप्ट दे रहे हो उस स्टेटमेंट से संबंधित आप फैक्ट भी दे रहे हो कि भाई सही बात है, तो अच्छा है, खराब क्या है उसमें? क्लैरिटी, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग के कुछ कुछ डाउट थे जो मैं बोला था इस क्वेश्चन के बाद दूंगा, चलो बताओ क्या क्या डाउट था, बताओ। ठीक है, हाँ, यस यस यस, उससे रिलेटेड डायग्राम उसके सामने होना चाहिए। नहीं, ऊपर नीचे हो जाएगा, चल जाएगा, बट बॉक्स बना देना ना, बॉक्स बना के नाम लिख देना, पता चल जाएगा किस चीज का फिगर है। और तो ऐसे में डायग्राम बहुत बड़ा बनेगा और बड़ा बनने के कारण जगह बहुत खराब होगा, तो ये नहीं होना चाहिए, ये इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए अभी। उदाहरण के लिए अगर हम बात कर रहे हैं कल, जैसे कल बैलाडीला की, तो भाई आंसर में सिर्फ दंडकारण्य प्लेटू बनना चाहिए था, पूरा छत्तीसगढ़ बनाने का नीड नहीं है। एक तो पूरा छत्तीसगढ़ बनाओगे छोटा बनेगा, हाँ कि ना? हमको तो बड़ा चाहिए, हम चाहते हैं ना चेकर को अच्छा साफ सुथरा दिखे करके, तो दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। कैसे नहीं पता चलेगा? आप नीचे नाम लिखेंगे ना। भाई एक चीज बताओ, आपने ऐसा बनाया, लिखे दंडकारण्य का पठार, तो मेरे को पता चला ना कि दंडकारण्य बना रहे हो करके। हाँ भाई, ये सब स्कीमेटिक डायग्राम असलियत थोड़ी है, तो आप जो बना रहे हैं उसका नाम लिखिए कि सर मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, समझ रहे? अब रही बात आपके उत्तरी छत्तीसगढ़ में अधिक वर्षा का कारण, तो उसका दो ही तो कारण है, कौन सा पता है? ओरोग्राफिक लिफ्ट और अधिक वनाच्छादन। वहां पर भी ओरोग्राफिक लिफ्ट मिलेगा, चाहे तुम पाट चले जाओ चाहे पूर्वी बघेलखंड चले जाओ, हाँ कि ना? और वहां पर क्या होगा? वनाच्छादन अधिक है, बट वहां पर लोकली बहुत सारे छोटे छोटे जगह है जहां पर कम बारिश होती है, ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए पूर्वी बघेलखंड का जो क्षेत्र है ना, उसमें नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम की तरफ चले जाओगे तो कम बारिश होती है वहां पे, क्योंकि वहां पे बंगाल की खाड़ी का ब्रांच नहीं पहुंचता है, वो अरब सागर ब्रांच गिराते 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 आता है, बेचारे के पास खुद 5 रुपए बचता है, तुमको क्या देगा? मैं तुम भूल गए कि मैं छत्तीसगढ़ पढ़ाता हूँ, तो सीतामढ़ी सुने हो बोलते हो यार, सीतामढ़ी हर चौका ना। चलो तो मैं आता हूँ, फिर मेरे लेक चलना, मवाई नदी में जाएंगे हम दोनों, मेरे एक तैरना नहीं आता है, ढकेल मत देना भाई, मछुआरे बचवाएंगे, मतलब तुम ढकेलोगे। एकदम मजेदार बात बताऊं, मतलब मेरे फैमिली वालों को नहीं पता है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, उनको मेरे पूछते हैं क्या पढ़ाते हैं, मैं बोला अपने स्टेट के बारे में पढ़ाता हूँ, बोले अच्छा अच्छा। अब जैसे कल क्या हुआ ना, कल रात को मेरे मामा फोन किए, मेरे मामा बेमेतरा रहते हैं, तो बोले कि इस बार यार पानी उतना अच्छा नहीं गिर रहा है हम लोग के साइड, तो मैं उनको बोल दिया कि मामा वैसे भी तो आप लोग का अल्प वर्षक क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में लोएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरियाज में से है, पूर्वी कबीरधाम हो गया, दक्षिणी मुंगेली हो गया और बेमेतरा हो गया, हाँ कि ना? तो मेरे मामा बोले अरे ऐसा थोड़ी है, मेरे को समझा रहे ना, असल में क्या है ना, उसका कुछ टेक्निकल रीजन है जिसके कारण मैकल पर्वत श्रेणी जो है ना वो कुछ करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, जिसके कारण वहां पे कम वर्षा होती है। अब देखो गांव में रहने वाले व्यक्ति ने इतना बता दिया, बहुत बड़ा बात है, जिसने कभी कोई पीएससी की तैयारी नहीं की है, ठीक है? फिर मैं भी कुछ नहीं बोला, मैं बोला काहे, मैं बोला हाँ नहीं होगा कुछ टेक्निकल कारण, हाँ जबरदस्ती कर, कौन उनको समझाए फिर जबरदस्ती, ओरोग्राफिक रेनफॉल, फॉर्मेशन ऑफ रेन शैडो एरिया, एनीवेज। देखो एक चीज समझना, हम लोग जो क्लाइमेट पढ़ते हैं ना भाई, वो हम लोग क्लाइमेट का सिर्फ 1% पढ़ते हैं, क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले 99% और कारक है, जिसको जिसमें कुछ ऐसे जो अभी साइंटिस्ट भी खोज ही रहे हैं। जैसे एक बात बताऊं, जब जब इलाहाबाद में कुंभ होता है अगले साल बाढ़ आती है,
अब उसका कारण बताओ। जब भी कुंभ होगा ना अगले साल बाढ़ आएगी। जब भी कुंभ हुआ है ना नेक्स्ट मॉनसून में बाढ़ है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कभी खोजी नहीं गई है। तो वैसे ही क्लाइमेट है, क्लाइमेट में ना हम 3-4 फैक्टर्स पढ़ते हैं ना, 500 फैक्टर्स होंगे जो कि वर्षा को प्रभावित करते हैं। हमारी जानकारी में ये भी 5, 7, 8 है, बाकी हम जानते ही नहीं है। समझ रहे? तो मोटे तौर पे सबका कारण बता सकते हो, बट दैनिक रूप से क्यों ऐसा हो रहा है कह पाना जो है ना बहुत डिफिकल्ट है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एनीवेज चलो, 1 बज गया है, 1 ठो क्वेश्चन किए हैं अभी। हाँ, ऐसे समझ से आप 50 क्वेश्चन कर सकते हो, इसीलिए पहला क्वेश्चन रखा था कि ताकि पहला क्वेश्चन में सब क्लीन बोल्ड हो जाओ। मेंस में क्लाइमेट ही एक ऐसा चैप्टर है जिसका आंसर लिखने में ना आदमी का आंख से आंसू निकलता है, बाकी सब तो लिख डालोगे, क्योंकि क्लाइमेट से रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। क्लाइमेट से कैसा क्वेश्चन आता है? रीजनिंग का। चलो बताओ ऐसा क्यों होता है, चलो बताओ ऐसा क्यों। आदमी परेशान हो जाए, भाई ऐसा क्यों, मैं मेरे क्या पता सर, मैं तैयारी कर रहा हूं, आप पूछ रहे हो, आप बताओ। ग्रेट, चलो अब कुछ पीवाईक्यूज हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों हैं। पीवाईक्यू में पहला है, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ शैल समूह कहां कहां मिलता है? वेयर इज द धारवाड़ रॉक सिस्टम फाउंड इन छत्तीसगढ़? 30 वर्ड्स, 2 मार्क्स। सुनने में बहुत इजी, हाँ कि ना? लिखने में थोड़ा सा ये उतना इजी नहीं है, लिखने में उतना इजी नहीं। इस पे तो डायरेक्ट मुद्दे पे ही आना है, इसमें तो कुछ इंट्रोडक्शन का जगह ही नहीं है। बट बताऊं इसमें गलती क्या करोगे? इसमें गलती, चलो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आंसर लिखोगी, चलो बताओ, बताओ ना, बताओ बताओ। आई फॉरगॉट योर नेम, योर नेम वाज रिचा। हाँ रिचा, बताओ क्या लिखोगी? नहीं, आप सही बोल रहे हो, गलत थोड़ी बोल रहे हो। आंसर राइटिंग में कुछ सही गलत नहीं है, मतलब समझना। सुनो तो आंसर राइटिंग में ना मैं आपके स्किल को ना एनहांस करना चाहता हूं बस। आप जो सोच रहे हो ना, मैं से एक स्टेप ऊपर की बात बताऊंगा। मतलब आप जो सोच रहे हो वो तो हर बच्चा करेगा ना, यस और नो? मैं क्या चाहता हूं पता है? मैं ये चाहता हूं कि आप इसमें सीधा मत लिखो, आप बताओ ना कि इसकी 3 श्रेणी है और तीनों श्रेणी का अलग अलग विस्तार बताओ, और एक छोटा सा मैप बनाओ और छत्तीसगढ़ के मैप में उन श्रेणियों को दिखाओ। कुछ गलत बोला नहीं? समझ गए कि नहीं समझ गए? एक लाइन अगर बच भी गया ना तो आप ऊपर लिखना कि जो धारवाड़ शैल समूह है ये छत्तीसगढ़ में पूर्वी बघेलखंड, महानदी बेसिन, दंडकारण्य के पठार में मिलता है। अब आप कोई बोलेगा सर पूर्वी बघेलखंड में नहीं मिलता है, तो ध्यान रखना पूर्वी बघेलखंड में हॉर्स शू शेप में मिलता है, वाड्राफ नगर, रामानुजगंज। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये? उसके बाद क्या करना, मस्त डालना। सबसे पहला कौन सा सीरीज है? चिल्फी। चिल्फी सीरीज कहां पे? थोड़ा मुंगेली में। चिल्फी सुन लो, थोड़ा मुंगेली है, फिर कबीरधाम है और थोड़ा सा खैरागढ़ है। क्लियर है ये? फिर दूसरा सोना खान सीरीज, बड़ौदा बाजार, महासमुंद। फिर दुर्ग बस्तर, जिसको लौहयस्क श्रेणी भी बोलते हैं, कहां पे? बस्तर। बस्तर यार, सीधा खत्म। उच्च भूमि बोलोगे तो भौतिक विभाजन है भाई। श्रेणी का नाम क्या है? दुर्ग बस्तर सीरीज है, दुर्ग बस्तर श्रेणी, या उसको सीधा लौह अयस्क श्रेणी बोला गया है, आयन और सीरीज। क्यों रायपुर सोना खान? नाम ही उसका सोना खान सीरीज है, उसमें क्यों जोड़ रहे हो अपने मन से? 3 है, 3 है चिल्फी। मैं बता रहा हूं ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरा मानो, बता रहा हूं। पहला है चिल्फी सीरीज, ठीक है कि नहीं है? दूसरा सोना खान है, तीसरा लॉयस्क है। तुम थोड़ा सा उसमें कड़प्पा घुसा रहे हो, रायपुर और चंद्रपुर मत घुसाओ। समझ रहे हो? तुम क्या किए हो, थोड़ा लिए धारवाड़, उसमें थोड़ा सा कड़प्पा छुआ दियो, नहीं छुआना है उसको। समझ गए कि नहीं समझ गए? वो रायपुर चंद्रपुर बेटा कड़प्पा है। क्लियर है ये? तो एक लाइन में आपने इंट्रोडक्शन दिया,
3 फिजिकल डिवीजन में, फिर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में 3 ठो श्रेणी और छोटा छत्तीसगढ़ का मैप है। उस मैप में ना एक तरफ कुछ मत करना। मैप कैसा रहना चाहिए बताऊं? मैप ये ऐसा रहेगा छत्तीसगढ़ का, बट शेप में रहेगा। कैसा रहेगा शेप में? ऐसा किया जा सकता है, ऐसा तो बना सकते हो ना। यहां पर लिखना चिल्फी श्रेणी, सोनाखान श्रेणी, लॉयस्ट श्रेणी। किया जा सकता है। अगर जगह बच जाए तो ये डाल देना कौन कौन सा जिला। क्लियर है? हाँ कि ना? यस निकिता, आई विल प्रोवाइड द मॉडल आंसर्स। आई विल प्रोवाइड द मॉडल आंसर्स। इनके मॉडल आंसर्स भी दूंगा, बट अभी इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी प्रैक्टिस का टाइम है। मैं दे दूंगा, तुम लोग छाप के दिखा दोगे मेरे को। तो मॉडल आंसर में क्या करूंगा, एक सेक्शन खत्म होगा तो दे दूंगा। जैसे अभी ज्योग्राफी का नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, बट ज्योग्राफी हो जाएगा तो दे दूंगा मॉडल। समझ रहे हो? नहीं, मैं तुम लोग को जान रहा हूं। हम लोग जब मेंस का भी आंसर चेक करते हैं ना, तो जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदे रहते हैं वो लोग क्या करते हैं पता है? क्वेश्चन को देखते हैं, मस्त बुक को सामने रखते हैं, और यार जो छपाई चलता है ना, तो ये नुकसान है। बट यस, इट विल बी प्रोवाइडेड, इट विल बी प्रोवाइडेड। महासमुंद बड़ौदा बाजार, महासमुंद बड़ौदा बाजार। इसका अलग से पैसा लूंगा। हाँ, जो तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो, फैक्ट, ये तो कोर्स में आएगा ना। तामेश सर को बोलता हूँ, सर इनसे कोर्स का भी फीस जो है वो ले लेना करके। आई विल सजेस्ट आप लोग को छत्तीसगढ़ का नॉलेज का देख के ना, आई विल सजेस्ट कि बेटा एक बार छत्तीसगढ़ अच्छे से पढ़ो। बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। हल्का फुल्का वाला स्टोरी नहीं चलेगा, क्योंकि सीजी ऐसा है ना यार, 50% प्रीलिम्स में है, 25% मेंस पे वेटेज है, और फैक्चुअल नॉलेज अगर आप लोग का वीक है ना तो होगा नहीं। We also have a dedicated batch for CGS only batch. We have online offline दोनों है. If you want you can have it. ठीक है? तो ये पहला वाला कर लोगे, अप्रोच समझ गए कि नहीं? सेकंड वाला क्या है? छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है, ब्लैक सॉइल कहां मिलता है। अब एक चीज समझना, यहां पर आप ना काली मिट्टी में कुछ भी सीरीज उरीज नहीं बता पाओगे। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट आप बता नहीं पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि उसका विस्तार नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है ये बात? तो यहां पर आपको फिर डायरेक्टली आंसर पे उतरना पड़ेगा। अब डायरेक्टली आंसर पे आप दो चीजें कर सकते हो, एक तो आप जिला बता दो, दूसरा आप फिजिकल डिवीजन के साथ जिले बताओ। जैसे एग्जांपल के लिए आप बता सकते हैं कि ये जो काली मिट्टी है मुख्य रूप से महानदी बेसिन में मिलेगी। ठीक है कि नहीं है? महानदी बेसिन में बेमेतरा, कबीरधाम वाला रीजन है, और दूसरा रीजन कहां पर है पता है? तो एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद एंड धमतरी। तो एक ऐसा हिस्सा है जो कि रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद सब में आता है। ठीक है? जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू पीपल। ये हमारा दुर्ग और रायपुर संभाग है। ठीक है? ये वाला जो हिस्सा है ना, जिसको मैं ओपन कर दे रहा हूं, वो इसीलिए ओपन कर रहा हूं क्योंकि ये बिलासपुर संभाग में आता है। ठीक है? ये सारंगढ़ विलेगढ़ वाला रीजन है। अब देखना डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है? कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, बेमेतरा है, दुर्ग है, बालोद है, फिर उसके बाद ये बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। तो जो पहला मैंने बताया ना वो किधर है पता है? ये पूरा बेमेतरा और ये वाला रीजन है पहला, काली मिट्टी का विस्तार। क्या बात समझ में आई? हाँ कि ना? और दूसरा जो है ना, ये वाला रीजन है।
मुख्य रूप से काली मिट्टी यहां मिलती है। ठीक है, एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। ठीक है, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। क्लियर है ये बात? तो लिख तो लोगे। अब मुद्दे का बात है मैप। इसमें लिखने के लिए कंटेंट कम है, तो आप मैप में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव अप्रोच रखना। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच रखने का क्या मतलब है? आप जब मैप बनाओ तो यहां पे बताना कि क्या है, लिख के। समझ में आया कि नहीं आया? आप ये हिस्सा भी यूज कर सकते हो, दुर्ग एवं रायपुर संभाग बोल के, या आप क्या कर सकते हो, तो आप ऐसा छोटा सा छत्तीसगढ़ बना सकते हो ऐसा, और इसमें आप फिर क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो ऐसा कि बेमेतरा, कबीरधाम, इधर पे रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद और, तो ये जो प्लॉट किया ना, इसका नाम लिखना, बेमेतरा, कबीरधाम, केसीजी। ठीक है कि नहीं है? और रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी। अगर जगह अच्छी है तो मेरा सजेशन रहेगा कि डिटेल में लिखना। लाइक बेमेतरा पूरा है, ये ईस्टर्न, और ये कैसा आ रहा है हिस्सा, थोड़ा सा ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्टर्न। हाँ कि ना? रायपुर का कौन सा भाग है? ईस्टर्न। महासमुंद, गरियाबंद का वेस्टर्न। धमतरी का नदन। क्लियर है कि नहीं है? ये थोड़ा सा डिटेल में लिखोगे ना तो चेकर को और मजा आएगा कि आप स्पेसिफिक बात बोल रहे हो करके। क्या बात समझ में आई? ऑनलाइन वाले आप सभी सहमत हैं? निकिता, इंदु, जया, गुंजन, आकाश, मंजरी, पूजा, हर्षा, बताओ भाई, समझ में आ रहे हैं? जया तो सहमत है, निकिता भी सहमत है, गुंजन भी सहमत है, बाकी लोग असहमत है लगता है। पूजा भी सहमत है। चलो ठीक है भाई। ग्रेट। नाउ सेम टाइप में कड़प्पा के ऊपर क्वेश्चन आए, होप आप लोग कर लेंगे। कड़प्पा के ऊपर का क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इजीली? देन नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में भर्री भूमि किसे बोलते हैं, या भर्री मिट्टी, और कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है? नाउ अगर ध्यान दो तो यहां पर क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, हाँ कि ना? तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन के दोनों हिस्सों का जवाब देना है, बट पहले जो पूछा है मतलब डेफिनेशन स्तर की बात है, और सेकंड में फसल पूछा है। वंस अगेन क्वेश्चन एकदम फैक्चुअल है, मतलब डेफिनेशन स्तर का क्वेश्चन है, इधर डिफाइन करो, इधर फैक्ट बताओ। ठीक है? पता, आपको पता है भर्री किसको बोलते हैं, भर्री भूमि? पक्का? देखो, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, इसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? कन्हार। हम लोग किस नाम से जानते हैं? कन्हार। उच्च क्षेत्रों में, इन दी हायर रीजन्स, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज भर्री। बट छत्तीसगढ़ में ज्यादातर भर्री किस भूमि को कहा जाता है पता है आपको? ऐसी भूमि जो कि ऊंची नीची हो, कृषि के लिए अनुपयुक्त हो, और जहां पर सैंड कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा हो, चीका भी हो, दैट मींस क्ले भी हो प्लस सैंड कंटेंट भी हो, ऐसी भूमि को गांव भर्री बोलते हैं। समझ रहे हैं? तभी क्या बोलते हैं कि भर्री रिही से तेला खेत बनवाए हैं। नहीं, भाटा इज मैदान, भाटा उबड़ खाबड़ नहीं होता, भाटा इज प्लेन। समझ रहे हैं?
किसका किसका गांव में खेत है? गांव में खेत है, आसपास है इधर? हम उसी को तो आसपास बोला, उसका दूर है ना इसलिए पूछ रहा हूँ। इसका तो दूसरे राज्य से लगा हुआ है, तो पूछना भर्री किसको बोलते हैं। तो भर्री ज्यादातर ऐसी भूमि को कहा गया है जो कि खड़े में कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, मतलब तुरंत वहां पे आप कृषि नहीं कर सकते, उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, उसको समतल करके आप यूज कर सकते हो। वहां की मिट्टी अच्छी होती है, आप समझ रहे हैं? भर्री के साथ क्या है, भर्री में मिट्टी अच्छी है, मिट्टी में कोई समस्या नहीं है, स्ट्रक्चर खराब है। क्या खराब है? स्ट्रक्चर खराब है। क्लियर है? तो भर्री ये जो भूमि है ये ऊंची नीची भूमि है। कैसी है? ऊंची नीची भूमि है, ठीक है। यहां पे बहुत से क्या हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, अप्स एंड डाउन्स। इंग्लिश में और अच्छा लिखना है तो क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। बहुत से क्या है, क्रेस्ट एंड ट्रफ है। थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहते हो तो उसमें बताना कि भूमि ऊंची नीची होने के कारण कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, हालांकि यहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इस बात को बैलेंस करना, सीधा सीधा मत लिखना ऊंची नीची है कुछ नहीं उगा सकते। अरे जब बोल रहे फसल बताओ मतलब उगाते होंगे यार, हाँ कि ना? आप आयोग को काहे गलत ठहरा रहे हैं, फिर नंबर नहीं पाओगे। तो आपको कैसे बैलेंस करना पड़ेगा कि भूमि ऊंची नीची है जिसके कारण कृषि नहीं होती है, बट मिट्टी यहां की कैसी होती है, उपजाऊ। तो सॉइल फर्टाइल है बट इसका स्ट्रक्चर अपर लेयर का कैसा है, थोड़ा सा क्रेस्ट एंड ट्रफ होने के कारण उतना अच्छा एग्रीकल्चर यहां पर नहीं होता। ठीक है कि नहीं है? अगर इसको सही कर दें और सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो जाए, किसकी? इरिगेशन। आप इसमें क्या लगा सकते हो पता है? धान, पैडी, मक्का लगा सकते हो, मेज, गेहूं लगा सकते हो, ठीक है कि नहीं? अब जैसे मेरे मामा गांव साइड जितना भर रही है सब में काला मिट्टी है, लगाओ काला मिट्टी चना, कौन मना करता है? कपास लगाओ, कौन मना करता है? समझ में आया? तो वो लोकली डिपेंड करता है कि वो जो भरी रीजन है ना उसमें आपको कौन सा मिट्टी पड़ रहा है। जनरली इस साइड आ जाओगे ना तो हमारे इधर पे भर्री में भी आपको बालुई मृदा मिलेगी। क्या मिलेगी? सैंडी सॉइल। अब उस सैंडी सॉइल में आप क्या नहीं लगा पाओगे, कपास वपास नहीं लगा पाओगे, ठीक है। अब एक चीज समझना, हाँ, फसलों में हमेशा उपयुक्तता की बात होती है, सूटेबिलिटी की बात होती है। बाकी खेत आपका है, आपको जो लगाना लगाओ। आपका खेत में पानी नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपका खेत पूरा काली मिट्टी का है, हरा मिट्टी का, गुलाबी मिट्टी, कोई भी मिट्टी हो, आपको कौन रोक सकता है फसल लगाने से? तुम जाओ जिमी कांदा लगा पा जाओ। तो जब भी बोलेंगे हमेशा क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलर मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। लगाना तो किसान के ऊपर है, किसान जो चाहे लगा दे। ऐसा मत बोलना कि काली मिट्टी में धान नहीं लगता। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? उत्पादकता लाल पीली जितनी नहीं आएगी, प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आएगी, बट लगेगा क्यों नहीं बताओ? बता रहे ना तुमको यार, मैं बता रहा हूं। इसलिए हमेशा बात किसकी करते हैं? उपयुक्तता। तो लाल पीली मिट्टी के लिए धान उपयुक्त है। समझ में आया कि नहीं आया? ये मुद्दा है। आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? कनेक्ट कर पाए? तो पहले बताना ऊंची नीची भूमि है, कृषि नहीं हो पाती, उर्वरता बट अच्छी होती है। अगर सही कर दिया जाए, सिंचाई की व्यवस्था हो तो कैसी फसलें उगेंगी? धान, मक्का। और अगर वहां पर काली मृदा है तो क्या लिख सकते हो? कपास भी लिख सकते हो, चना भी लिख सकते हो, ग्राम, कॉटन। डन। तो इस आंसर को बैलेंस करके लिखना ना, इस आंसर को बैलेंस करके लिखना रहे, लिखना ना। अगर काली मिट्टी हो तो ये फसल भी उगाई जा सकती है, लिख दो, कोई दिक्कत। यही तो बैलेंस बोल रहा हूं ना, यही तो बैलेंस मेंटेन करना है। फिर जी ब्लैक वाला जो सॉइल का इसका जो इंडिया लेवल पे है उसको यहाँ इंक्लूड नहीं करना। देखो समझना, यहाँ पे ना एकदम स्पेसिफिक बात बोला है कि छत्तीसगढ़ में भर्री भूमि क्या है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। तुम लोग ना वो, अब बुक का नाम लेना नहीं चाहता मैं, उसको धर के बैठ गए हो। समझ रहे हो? मैं भी जान रहा हूँ किस बुक से है, नहीं करना है, छोड़ दो ना।
आप लोग क्वेश्चन के ना थीम को नहीं पढ़ रहे हो। क्या बोले छत्तीसगढ़ में भर्री भूमि क्या है, तो मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं छत्तीसगढ़ में भर्री भूमि किसको बोलते हैं, तो तुम लोग उसमें अपना काली मिट्टी धर के बैठे हो। नहीं, काला मिट्टी हमारा है सर, हमारे घर में पूरा काला काला मिट्टी, हम तो काला मिट्टी ही लिखेंगे। भाई काला ही लिख देना यार। बट मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में भर्री भूमि ऊंची नीची भूमि बोलते हैं जो कि कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। समझ में आया? भर्री भूमि छत्तीसगढ़ में 10 जगह मिलेगी, हर जगह थोड़ी काली मिट्टी होगा। ब्लैक सॉइल के बेल्ट में ब्लैक सॉइल होगा। अलोन रायपुर में अगर भर्री भूमि है मान लो, तो रायपुर में कौन सा काला मिट्टी है बताओ चलो मेरे को। समझ पा रहे हो? तो भर्री भूमि इज अ टाइप ऑफ लैंड, उसमें काला मिट्टी भी हो सकता है, उसमें बालुई मिट्टी भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग ना आंसर को बैलेंस करने के लिए फसल लिखना और लिखना कि अगर भर्री भूमि में काली मृदा है तो आप क्या लगा सकते हो, कपास, गेहूं। यही बैलेंस है। चंबल वाला जो एरिया देखते हैं, चंबल ऊपर खाड़ पूरा अगर उसको समतल करेंगे तो वहां पे खेती किया जा सकता है। थियोरेटिकली यस, प्रैक्टिकली कर नहीं पाओगे। सेम दैट सर यहां भी ना वही चीज होगा। तो भर्री को तो वही तो करते हैं, भर्री क्या करते हैं पता है, समतल करते हैं, खेत बन जाता है। भर्री क्या होता है ना समझना, मान लो आपके पास 10 एकड़ भर्री भूमि है, 10 एकड़ आपके पास भर्री भूमि है, आपके पूर्वजों ने कुछ नहीं किया, पड़ा हुआ है। आज आपको ये लग रहा है कि सरकार धान में बहुत अच्छा पैसा दे रही है, मेरे को धान उगाना है, थोड़ा खर्चा करो, भर्री भूमि को प्लेन करो, बना लो, कर लो। तो भर्री भूमि का मालिकाना हक जिसके पास है वो लोग बाय डिफॉल्ट इसे खेत ही बनाते हैं। अब रायपुर में होगा तो प्लॉटिंग करके बेच देंगे जी, लेकिन गांव में होगा क्या करेंगे, खेत बनाए। सब लोग खेत बनाते हैं, क्यों? क्योंकि आजकल फसलों में ठीक ठाक पैसा मिलता है, बहुत ही ठीक ठाक मिल जाता है। और कुछ? आर्कियन शैल समूह कहां पाए जाते हैं? ठीक है, लिख डालोगे वो जस्ट लाइक धारवाड़। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन है अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र बताओ। अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र, किन क्षेत्रों में अधिकतम वर्षा होती है? फिर मैं आप लोग का गलती बताऊंगा, आप लोग कर लो, फिर मैं आप लोग का गलती बताऊंगा। मेरे को इसी बहुत मजा आता है, पता है, तुम लोग खेलो फिर मैं बताऊंगा क्या गलती है। सोर्स सुधार लो प्लीज, पर्सनल लेवल ऑफ सजेशन है। आप लोग प्लीज एक बार फिजिकल ज्योग्राफी को डॉक्टर LN वर्मा की बुक को पढ़ो। मुझे पता था कोई ऐसा बोलेगा, इसीलिए मैं फोटो डाल के रखा हूं, मुझे पता था कि यही करोगे, मुझे पता था कोई टोकेगा, इसलिए मैं फोटो खींच के रखा था, दिखाऊंगा करके। पेज, अरे रुको बेटा, पेज नंबर 58 और 59 में स्पेसिफिक मेंशन है। भाई मैं ना बोल बोल के मार्केट में थक गया हूं और लोगों को ना बस अपनी चलानी है, इतिहास पढ़ना है ना चुपचाप डॉक्टर रामकुमार बेहार जैसे का जैसा क्वेश्चन उठ के आता है, जैसे का जैसा क्वेश्चन, समझ में आया? वर्ड टू वर्ड, प्री में भी मेंस में भी। जब पहली बार महारासिया केस आया था ना, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ था, उसी बुक में था, फिर बाद में सबने छाप डाला, ठीक है। वैसे ही ये अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र क्लासिफाई करके दिया है। आपको याद है 2 साल पहले प्रीलिम्स में निम्न सिंचाई वाले क्षेत्र पूछा था, सब लोग खूब खेले थे उस क्वेश्चन में भी। मैं आपको बताऊं, ज्यों का त्यों दिया हुआ है डॉक्टर रामकुमार बेहार की बुक में। बट मुद्दा ये है कि स्टूडेंट्स को ये सिखाना ही नहीं गया है कि उस बुक को अप्रोच कैसे करना है। समझ में आया? अब देखो, वर्षा के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, अधिक, अधिकतम, मध्यम और सॉरी चौथा है निम्न। क्लियर है? हमसे अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम वाली कैटेगरी है मोर देन 150 सेंटीमीटर या 1500 mm से ज्यादा।
क्लियर है कि नहीं है? 3 तो जगह है जी, जशपुर है, रायगढ़ बेसिन है, दंडकारण्य है। और इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो तो स्पेसिफिक बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है स्पेसिफिक बात में? कि ये जो 3 रीजन है, जशपुर, रायगढ़ बेसिन और दंडकारण्य, यहां पर 1600 से 1700 mm, 10 कम करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 कम करोगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो जशपुर पार्ट वाला जो रीजन है यहां पर कितना है? 1700। ठीक है कि नहीं है? फिर महानदी में 1600 1700 और उसके बाद अबूझमाड़ में 1600 1700। क्लियर है? तो दंडकारण्य में अबूझमाड़ 16 1700, महानदी बेसिन में रायगढ़ बेसिन जो है वहां पर 1600 1700 और जशपुर में कितना? 1700। यही पूछा था बस, एकदम फैक्चुअल चीज है। इसमें आप ना जानोगे तो सही लिखोगे, नहीं तो आप फिर तुक्का मारोगे और गलती होगा। अब 2 तुक्का आपका लग ही जाएगा। कौन सा लग जाएगा पता है? एक लग जाएगा अबूझमाड़, दूसरा लग जाएगा रायगढ़ बेसिन। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बट उस तुक्के को बैक करने के लिए आपके पास कोई फैक्ट नहीं है, क्योंकि आप जो तुक्का मार रहे हो ना, पूरी जनता वही तुक्का मार रही है। ठीक है कि नहीं है? तो सबको फिर गिफ्ट में आधा आधा नंबर मिलेगा। सबको गिफ्ट में कितना मिलेगा? 2 नंबर में आधा आधा नंबर सबको मिल जाएगा। क्लैरिटी है ये आना चाहिए था यार। इसका फोटोकॉपी मिलता है मार्केट में, खरीद लो। मेरे पास बुक है बट उसकी कीमत है जो आप नहीं दे पाएंगे। खत्म, वो ग्रंथ एकेडमी का पब्लिकेशन जो है वो खत्म हो चुका है, बंद हो गया। पिछले बार कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2018 में ग्रंथ एकेडमी पब्लिकेशन को बंद कर दिया था। तो जिसने खरीद ली थी उसके पास है। आई एम सरप्राइज्ड कि आप लोग नहीं खरीदे। अच्छा, उस टाइम पीएससी की तैयारी नहीं चालू किए थे। इनके पास है, बता रहे हैं बुक। आपस में डील कर लो कि तुम ज्यादा नहीं सर, 10,000 रुपए में एक दे दूं। येलो कलर का कवर होगा, ये ओरिजिनल है। और ये लाल पेन से मैंने ही मार्किंग किया था। नहीं, ये मेरे पढ़ाने के टाइम का बुक है। 18 से पढ़ाना चालू कर दिया था ना, तभी तो खरीदी। 18 से बंद हुई। जब एल.एन. वर्मा जी की बुक आई थी ना शुरू शुरू में, तो मुझे लग गया था कि इसमें फिजिकल ज्योग्राफी अच्छा दिया, तो मैं उस पर एक कॉपी टाप दिया था, मतलब खरीद लिया था। देखो, मेरे को भगवान ने 2 हाथ दिया है, एक हाथ में ऐसा करता हूँ, दूसरा ऐसा करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ और निकल जाता हूँ। फालतू है, क्या बोलूं इससे ज्यादा। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ता मैं। जो आप लोग का जो फेमस बुक है ना, तथाकथित, मैं उससे भी थोड़ा सा 4 कदम दूरी रहता हूँ। मैं बहुत अपने सोर्सेज ही करता हूँ और मैं अपने सोर्सेज का ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे सोर्सेज को मैंने वेरीफाई करके रखा है। उसमें जो लिखा है भाई, मेरे को पता नहीं कि सही है गलत है। मेरे सोर्स में तुम अगर बोल दोगे ना ऐसा कि सर इसका क्या सोर्स है करके, तो मैं तुमको फिर गिना दूंगा कहां से क्या निकला हुआ है करके, बट उसका मैं नहीं गिना सकता ना, इसलिए मैं उसमें जाती ही नहीं हूँ। समझ में आया? तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज पढ़िए। चलो नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ में पाल कछार मिट्टी ये कहां मिलती है? पाल कछार मिट्टी कहां मिलती है? और मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल इसमें इसके लिए ये उपयुक्त है? अब देखो, सीधा कॉमन सेंस लगा रहे हैं ना, किस फसल के लिए उपयुक्त है। लगाने को तुम कुछ भी लगा दो, बट उपयुक्तता किसकी है? ठीक है कि नहीं? सुटेबिलिटी किसकी है? तो वेयर इज पाल कछार सॉइल फाउंड इन छत्तीसगढ़ एंड फॉर विच क्रॉप इज इट मेनली सुटेबल? बाकी लोग बताओ ना, एक जन बता रहे बाकी। ओ ऑनलाइन वाले मेरे भाई बहन लोग, तुम लोग सो गए हो क्या? जागो, एक आध कुछ कमेंट वमेंट दो, कुछ पार्टिसिपेट करो तब तो। क्या है पाल कछार? नो आइडिया।
पालकछार सही बोल रहे हो, ऐसी मिट्टी जो नदी किनारे मिले, नदियों के किनारे मिलती है ये। रिवर बैंक्स के आसपास मिलती है ये, ठीक है। पालकछार उपयुक्तता कैसे फसलों के लिए है? हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, खीरा ककड़ी, तो क्या हुआ, ऐसे क्रॉप्स के लिए। धान लगाओगे ना, तुम्हारा धान मर जाएगा इसमें। क्यों मर जाएगा पता है? धान की फसल के लिए मिट्टी ऐसी चाहिए जो पूरा पानी न सोखे और धान का जड़ गीला रहे, पानी में डूबा रहे। समझ गए? ये मिट्टियां क्या करती हैं? सोख देती हैं पूरे पानी को, तो जड़ जो है वो क्या हो जाता है? पानी से एक्सपोज हो जाता है, और धान का पौधा फिर वो प्रोडक्टिविटी नहीं देगा। समझ में आया? तो हमारे यहाँ खुद सोचो ना, काली मिट्टी में अच्छा होना चाहिए ना, धान लाल पीली में क्यों हो रहा है? सेम चीज होता है, काली में पूरा पानी सोख देता है, लाल पीली में क्या होता है? लाल पीली में ऊपर से खेत बढ़िया दिख रहा होता है, आप कूदना कभी खेत में, जड़ के पास गीलापन लगेगा आपको हल्का सा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो धान का जो जड़ है ना, वो पानी में भीगा होना चाहिए, ऐसी मिट्टी चाहिए धान के लिए। सब में तुम लोग बस मारो धान दाएं दाएं। तो इसमें चूंकि मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो हम कैसे सब्जियां लगा सकते हैं जो अंदर से एकदम पानीदार हो? खीरा ककड़ी, तरबूज खरबूज, हाँ कि ना? ये लगता है जी, ठीक। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बागवानी, बागवानी फसलों के लिए। क्या होगा? बागवानी फसल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, लगा लो ना। पाट भौतिक आकृति है, तुम मिट्टी की बात कर रहे हो। हाँ हाँ, मतलब आगे एक्सप्लेन करो ना, मतलब जानना क्या चाह रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताता हूं, समझना। यहां पर बात हो रही है उपयुक्तता की। इस मिट्टी के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? इसका ये उल्टा मतलब नहीं है कि ये फसल सिर्फ इसी मिट्टी के लिए उपयुक्त है। आप दोनों साइड से देख रहे हो, इस मिट्टी में ये फसल उपयुक्त है, अब आप उसको उल्टा रिलेट कर रहे हो कि ये फसल सिर्फ इसी मिट्टी के लिए उपयुक्त है, दूसरे में क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? यही नहीं करना है, इसकी उपयुक्तता आप समझ गए। अब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए क्या चाहिए? सर्टेन टाइप का एनवायरमेंट चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइप का फर्टिलिटी चाहिए, और पानी चाहिए। वो पाट में मिल जाएगा तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पाट में हो जाएंगे, दंड कारण में मिल जाएगा, दंड कारण में हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो एक मिट्टी है, एक सॉइल है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप का क्रॉप जो है वो सूटेबल है, इसका ये थोड़ी मतलब निकलता है कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप दूसरी सॉइल में नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो ये बिल्कुल रीजनिंग वाला बात हो गया। तो उपयुक्त है, बट सिर्फ इसके लिए थोड़ी उपयुक्त है, दूसरे कपड़े भी हो सकते, क्या दिक्कत है उसमें? समझ गए? अगला नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख मिट्टियों का उल्लेख करते हुए कन्हार मिट्टी का वर्णन करना है। तो सभी सॉइल्स को डिस्क्राइब करना है, सॉरी सभी सॉइल्स जो है उनको सिर्फ क्या करना है? मेंशन करना है। और डिस्क्राइब किसको करना है? कन्हार। अब मेंशन करना, उल्लेख करना, मतलब आसान शब्दों में समझाना था। इसका मतलब कौन कौन सा मिट्टी मिलता है, कितना कितना मिलता है, इसको बता दो भाई। ऑलमोस्ट, अच्छा कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। तो लाइन नंबर 1 में क्या करना? सबका नाम बता देना, और लाइन नंबर 2, 3 और 4 इसमें सिर्फ काली मिट्टी के बारे में बताना।
काली मिट्टी के बारे में क्या बताओगे? कैसे बनी, मतलब जनक चट्टान, हाँ कि ना? फिर इस मिट्टी की प्रकृति कैसे होती है? प्रकृति मतलब नेचर, तो कैसा है ये? क्षारीय है, पीएच 7 से 8 होता है, इंग्लिश में अल्कलाइन बोलते हैं। उसके बाद इसके संरचना या स्ट्रक्चर की बात करो, ठीक है? कौन कौन सा कंटेंट इसमें ज्यादा है, कौन कौन सा कंटेंट कम है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे फॉस्फेट कम होता है, पोटाश ज्यादा होता है, आयरन एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है। क्लियर है कि नहीं है? फिर विस्तार बता देना और फिर बताना कि कौन सी फसल। तो क्या क्या बताना जरूरी है? कैसे बनी, प्रकृति कैसी है, संरचना कैसी है। मतलब फॉर्मेशन फर्स्ट है, उसके बाद क्या है? प्रकृति मतलब इसका नेचर, संरचना मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है कि नहीं है? उसके बाद आप बता देना कि छत्तीसगढ़ में विस्तार या एक्सटेंशन, और लास्ट में क्रॉप्स। अब इतना पॉइंट 3 लाइन में लिखना है आपको, अगल बगल करना होगा, क्योंकि 5 तो पॉइंट है, 3 लाइन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि कम से कम 1 लाइन भी लगाओगे तो 5 लाइन हो जाता है। तो अगर आपको 3 लाइन में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? बाय डिफॉल्ट कॉमा मार के, जनक चट्टान बेसाल्टिक चट्टान, कॉमा प्रकृति क्षारीय, पीएच जरूर लिखना 7 to 8। पीएच कितना है? 7 to 8 के बीच में रहता है, ठीक है? कॉमा मार मार के अगल बगल करना, ठीक? जगह हो तो मैप बना के दिखाना, ना हो चलेगा। फिर नेक्स्ट क्या है? छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में किस समयावधि या कौन से माह में सामान्य से न्यूनतम व अधिकतम सापेक्षी आर्द्रता होती है, क्यों? फिर से रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, फिर से रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। अगर आज की क्लास में अटेंटिव हो ना, 2 मिनट में बताओगे, और नहीं हो तो नहीं बता पाओगे। बताओ ऑनलाइन वालों, बताओ बताओ। बारिश के टाइम में ही सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी, अगस्त से सितंबर। सितंबर मैक्सिमम सितंबर में रहेगी। चलो मान लिया, न्यूनतम बताओ। मिनिमम मिनिमम रहेगी सर समर में भी। और दिमाग लगाओ ना, थोड़ा जल्दी कर दी है। जब कम रहेगी ना, एक कब मिनिमम रहेगी, एक कब मैक्सिमम रहेगी। तो इस डिस्कशन में मैक्सिमम में तो आप सब सही हो। बारिश के समय छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम बारिश कब होती है? जुलाई अगस्त। 25% सितंबर अक्टूबर। समझ रहे हैं? मिनिमम मेरे को बता दो। बताओ। हाँ, मिनिमम कब होगा? 2 ही मंथ आ सकते हैं, समर और कॉमन सेंस है। तो समर और विंटर के बीच में डिफरेंस बता दो मेरे को, कि किसमें आपको लगता है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, किसमें कम होगी। विंटर में ज्यादा होनी चाहिए ह्यूमिडिटी, ऐसा? कंपैरेटिव समर के ज्यादा होनी चाहिए, समर में ज्यादा होगी, सॉरी समर में कम होगी, विंटर में ज्यादा होगी। ग्रेट, आगे। बताओ बताओ बताओ। हाँ, अब देखो, अब दिमाग काम कर रहा है। क्रीम के बारे में याद आया है लगता है। हाँ, बताओ।
इंदु का है नवंबर दिसंबर, हर्षा बोल रही है अप्रैल मई। बाकी लोग, निकिता, पूजा, आकाश, जया, कौन सा मंथ है? अब क्यों क्रीम याद आ गया? एक चीज समझना, यहां पर ना एक कंसेप्ट और आएगा। गर्मियों में रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। गर्मियों में क्या होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जिसके कारण मॉइस्चर ऐड होगा एनवायरमेंट में। होगा कि नहीं होगा यार? होगा कि नहीं होगा? पक्का? ठंड में इवेपोरेशन कम। अरे नाम ही ड्राई सीजन है, नाम ही ठंड का क्या है? ड्राई सीजन। ठीक बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? लेकिन उसके लिए क्या था, बहुत सारा मॉइस्चर पहले से हवा लेकर आई थी, तब ये मुद्दा फिर छिड़ रहा था। अभी क्या हो रहा है ना, हवा के पास वैसे ही कम है। समझ रहे हो? तो विंटर सही है, आंसर है भाई। और जो कोल्डेस्ट मंथ है ना, दिसंबर, इसी में सबसे कम आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगा कंसेप्चुअली। बाकी किस प्राइवेट बुक में क्या लिखा है मैं देखा नहीं और देखना भी नहीं चाहता हूं। अरे सीधा बताओ ना यार मेरे को तुम लोग, एक बहुत कॉमन सा बात है, क्रीम कौन सा महीने में लगाते हो, गर्मी में कि ठंड में? देखो जैसी मैं क्रीम बोला ना, तत्काल रिचक तरफ से आंसर आ गया। अरे नहीं, जैसी मैं क्रीम बोला ठंडी बोले कि नहीं बोले? तो वही तो मैं बोला, क्रीम लगाते हैं तो क्रीम बताते आगे। हाँ, तो क्रीम से इजीली मेकआउट कर सकते हो। बट दिक्कत ये है पता है कि इतना कॉमन सेंस हम लगाते नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि यार इसको तो मैं किसी बुक में पढ़ा ही नहीं हूं यार। ऐसे ही आया कि नहीं दिमाग में? आया तो यही था कि पढ़े नहीं है, बट मुद्दा ये है कि कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हैं। चलो, लौटते मानसून से वर्षा का विवरण दीजिए। लौटते मानसून से वर्षा का क्या करिए? विवरण दीजिए। जया, मैक्सिमम कैसे नवंबर दिसंबर में होगा? मिनिमम होगा। मैक्सिमम तो रेनी सीजन में होगा। लौटता मानसून, लौटता मानसून किस सीजन की बात हो रही है? शीत ऋतु, विंटर। पूरी बारिश कितनी होती है? ऑलमोस्ट 5 to 6% ऑफ द एनुअल रेनफॉल। ठीक है, कितना होता है पता है? आठ, 1, 9, 5। 8 बघेलखंड, 9 जशपुर सामरी पाट, महानदी बेसिन 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दंडकारण्य। 8, 1, 9, 5 ये विस्तार है। क्लियर है कि नहीं है? आंसर कैसा होना चाहिए? तो पहले फर्स्ट लाइन में आपको बताना है कि इस सीजन में कितना बारिश, तो 5 to 6% ऑफ द एनुअल प्रेसिपिटेशन, हाँ कि ना? फिर उसके बाद बता देना कि किस किस भाग में कितना बारिश होता है परसेंटेज में, सॉरी सेंटीमीटर्स में। चाहो तो छत्तीसगढ़ का फिजिकल मैप बनाना, टुकड़ों में बांट देना और लिख देना। जैसे एग्जांपल के लिए छत्तीसगढ़ का आप बढ़िया सा क्या किया, ऐसा फिजिकल मैप बना दिए। इसको आपने टुकड़ों में बांट दिया। बांट सकते हैं ना ऐसा, हाँ कि ना? लिख दो 8, 1, 9। देखने में ज्यादा प्रेजेंटेबल और सुंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जिसका कोई कंटेंट ही नहीं है। मरहान, टिकरा, गाभर, इसकी विशेषता 8 मार्क्स में आए हैं। तो सर फिर वो किस हिसाब से लिखना पड़ेगा? आइडिया सॉइल हमारा के हिसाब से या फिर इनके नाम से इनको टिकरा क्या है? ये
अच्छा, मेरी से जो खेत से ऊपर वाला जो भूमि होता है सर, जो खाली पड़ा रहता है, ठीक है, जिसमें हम खेती नहीं करते थे, रेड लूमी सॉइल। पक्का रेड लूमी टिक रहा है। क्या क्या नाम है स्थानीय नाम, चलो बताओ। सबसे पहले मटासी, रेड येलो, फिर कन्हार, आगे और भाटा या मुरुम, किसको बोलते हैं? लैटेराइट। और रेड सैंडी टिकरा, रेड सैंडी टिकरा। तो टिकरा का कंटेंट तो मिल जाएगा, मरहान और गभार इसका कोई कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। ये 2 से 3 बार मैंने ऐसे क्वेश्चंस को देखा है, ठीक है। बस्तर में स्थानीय रूप से जो मिट्टियां मिलती हैं और सरगुजा में कौन सी हैं? टिकरा, छावर, गाद छावर, बहारा। और बस्तर में क्या है? बरहान, टिकरा, मालबाड़ी और गभार, ठीक है कि नहीं है? इनका ना टिकरा के अलावा किसी का कोई कंटेंट नहीं है। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा पता है? पूरा तुक्का मारना पड़ेगा। मिट्टी में फर्टिलिटी मीडियम है, जल धारण क्षमता मीडियम। अब आपको लगेगा सर ये क्या है, तो भाई पूरा छोड़ के आओगे, 0 पाओगे। एक सुन तो जाओ, एक तो कंटेंट नहीं है, कुछ नहीं लिखोगे तो क्या पाओगे? 0। अरे कोशिश करोगे 1-2 नंबर तो मिलेगा। तो मीडियम कैसी फसल होती है? अरे पता है बस्तर में क्या होता है? कोदो कुटकी। मतलब व्हाट एल्स कैन यू डू? समझ रहे हो? और कुछ किया जा सकता है? तो थोड़ा सा भगवान का नाम लेके फेंकना पड़ेगा इसमें। ये सत्य है भाई, मैं झूठ नहीं, मैं बनावनाक नहीं बोल रहा हूं ना भाई। जो सच है बताना मेरा काम है, नहीं तो आप खोज लो, आपको मिल जाए आप मेरे को बता देना। मैंने तो ढूंढा, मुझे तो नहीं मिला, ठीक है। सॉइल के बारे में जो मैंने 4-5 पॉइंट बताए हैं ना, उन्हीं पॉइंट्स पर हमेशा चर्चा करना कि निर्माण कैसे हुआ, संरचना कैसी है, प्रकृति कैसी है, ठीक है कि नहीं है, किस विस्तार कहां कहां पर है और कैसी फसलें उसमें होती हैं। तो इनके बारे में भी लिखोगे तो विस्तार तो लिख लोगे। संरचना तो याद रखना, दक्षिण की तरफ की जितनी मिट्टी है ना सब एसिडिक है, साउथ की तरफ से जितनी मिट्टियां हैं वो कैसी हैं? नेचर में एसिडिक है, तो प्रकृति में अम्ली। दक्षिण की तरफ की जितनी मिट्टी है वो रेतीली भी है, तो संरचना में क्या डाल दोगे? लोहा है, बालू है। पूरे भारत की हर मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और ह्यूमस कम है, चिपका देना, ये कम है। मैं तुमको बता रहा हूं, जितना नहीं सोचोगे ना उतना नंबर पा जाओगे इसमें। चेकर भी बोलेगा ढील रहा है लेकिन ठीक ठाक ढील रहा है। फुल नहीं फेंकना है भाई, जो तुमको तरीका बता रहा हूं उस तरीके से भाई। कॉमन सेंस। अब जब पूरे भारत में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और ह्यूमस कम है तो इस मिट्टी में नहीं लिख सकते क्या? दक्षिण की मिट्टियां एसिडिक है तो इसमें भी डाल दो, क्या दिक्कत है? मेरा ये कहना रहता है कि या तो फिर चलो अच्छा बनो, ना लिखो। ना लिखोगे तो कौन दया धर्म में 1 नंबर देगा? 0 मिलेगा। पूरा लिखा रहेगा तो अरे दया धर्म में कोशिश के नाम पे 2 नंबर पाओगे, ठीक है, ठीक है। अब उस 2 नंबर का महत्व कौन जानता है पता है? जिसका मेंस 2 नंबर से रुका होगा, ठीक। मेरी एक स्टूडेंट है, इतने नंबर से उसका प्री रुका था। कितने नंबर से? 0.016 0.01 मार्क्स से प्री रुका था। तो ऐसे चीजों का महत्व वो समझेगी क्योंकि वो भुगत चुकी है। तो हमारे लिए ना भाई 1-1 नंबर इंपॉर्टेंट है, तो जहां जहां से हो सके गुंजाइश हमको 1-1 नंबर को स्क्वीज आउट करके निकालना है, नहीं तो हम तो गए भाई, नहीं तो हम तो।
नेक्स्ट, सामरी पाट, बैलाडीला की पहाड़ी, दोनों की ऊंचाई लगभग क्या है? समान है। लेकिन सामरी पाट जाड़े में बैलाडीला की पहाड़ी से ठंडा रहता है, गर्मी में गर्म रहता है। बताओ क्यों? क्यों? गर्मी में सर्वाधिक गर्म रहता है। सर्वाधिक मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या हो गया? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो वो तो ऐसा भी बोल रहे हैं ना जी, उसकी अपेक्षा में ज्यादा है गर्म करके। समझ रहे हो? आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हो वो है सर्वाधिक। सर्वाधिक जो डिग्री है वो क्या है? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म। मेंस में हर एक शब्द में बाल का खाल है, ऐसे शब्दों का प्रयोग ही मत करना। अगर आप लिख दी ना सर्वाधिक गर्म है करके, तो चेकर के पास पूरा राइट है उसको काट देने का, क्योंकि आप कंसेप्चुअली गलत बात बोल दिए। सर्वाधिक गर्म क्या है? बिलासपुर, चांपा, रायपुर, माना। आप क्या बोल दिए? सामरी पाट बोल दिए। समझ रहे हैं? तो शब्दों के ऊपर हमको ध्यान देना है, ऐसा नहीं करना है। पहले ही बोल दिया है ऊंचाई सेम है, उस पॉइंट को पहले ही निपटा दिया है। ऊंचाई सेम है करके उस पॉइंट को क्या कर दिया है? पहले निपटा दिया है। वो टेम्परेट जोन के बॉर्डर में आता है यार। कहां? हिमालय जो है ना, इट एक्ट्स लाइक अ क्लाइमेट डिवाइड। पूरे हिमालय के दक्षिण भाग में एक्चुअली टेम्परेट जोन का बहुत इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, बिकॉज हिमालय एक्ट्स एज अ क्लाइमेट डिवाइड। तो यहां कहां देखने को मिलेगा? बताओ। नहीं पता? इट इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा से दूरी। समझ में आया? कर्क रेखा से दूरी इसका क्या है? रीजन है। अब समझना, गर्मी के समय कर्क रेखा पर क्या आ जाएगा? सन। यस और नो? और वहीं पे सामरी पार्ट है, गर्मी ज्यादा होगी अगर सेम हाइट की बात कर रहे हो तो, और बैलाडीला नीचे है। ठीक बात। अब ठंड के समय क्या होगा? सन जा रहा है किधर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हाँ कि ना? अब ज्यादा दूर कौन है? सामरी पार्ट की बैलाडीला? ऑब्वियसली सामरी पार्ट ज्यादा दूर है, तो ठंडा भी कौन ज्यादा रहेगा? सेम एलिवेशन में, क्योंकि ज्यादा स्लैंटिंग रेस पड़ेंगी। तो तार्किक एक्सप्लेनेशन इसका है, और भी बहुत से कारण है, बट एकदम तार्किक रूप से बात करोगे तो क्योंकि सामरी पार्ट किसके ऊपर है? कर्क रेखा के ऊपर है, इसलिए गर्मियों में कर्क रेखा के ऊपर सूर्य होने से अधिक गर्म होता है, और सर्दियों में सूर्य मकर रेखा पर होती है, इसलिए ये ज्यादा ठंडा होता है इन कंपैरिजन टू बैलाडीला की पहाड़ी। समझ में आया कि नहीं आया? सामरी पाट का जो एरिया है जी। इसमें हम एनसीबी, सूरजपुर, बैकुंठपुर वाला एरिया वो भी पूरा सामरी पाट की बात हो रही है तो हम सिर्फ सामरी पाट मानेंगे। वैसा क्वेश्चन बनाया फिर सरगुजा संभाग बोलेगा तो पूरे सरगुजा संभाग की औसतन ऊंचाई वाला क्षेत्र बताना पड़ेगा कि उसके जितना औसतन ऊंचाई वाला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में कहां पर है, तब तो कंपेयर करोगे, क्योंकि हाइट के साथ कंपैरिजन बोल रहा है ना, तो सेम एलिवेशन वाला रीजन बताना पड़ेगा ना जी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सामरी पाट की बात हो रही है, जशपुर सामरी पाट की बात नहीं हो रही है भाई, सिर्फ सामरी पाट की बात हो रही है। सामरी पाट मतलब सिर्फ और सिर्फ कुसमी सामरी ब्लॉक। किसकी बात हो रही है? कुसमी सामरी ब्लॉक की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ अभ्यास के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट। कड़प्पा सीरीज के रॉक्स कितने सीरीज में मिलते हैं? रायपुर, चंद्रपुर, कहां कहां मिलते हैं? यस और नो? फिर छत्तीसगढ़ में हमेशा टॉप एवरेज रूप से टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? ये पूछा है, इसको समझाना है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ लोअर लैटिट्यूड्स पे है, उच्च अक्षांशों पे है। उच्च अक्षांशों पे वर्ष भर तापमान अधिक रहता है। नहीं पता?
अरे नहीं, ये बात अगर नहीं पता है तो एक्सप्लेन कर देता हूं, बोल रहा हूं। देखो ये पूरा का पूरा क्या है, पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री नॉर्थ। मैं साउथ की तरफ नहीं जा रहा हूं। इसको बोलेंगे क्या, लोअर, इसको बोलेंगे क्या, मिड, इसको क्या बोलेंगे, हायर। क्या है बात समझ में आई? अब ये पृथ्वी है, ये डायग्राम आप देखे हैं कि नहीं है? ये बीच में सन है, सन की डायरेक्ट रेज कहां पड़ती हैं ये बताता है डायग्राम, हाँ कि ना? दिसंबर में कहां पड़ती है, कैप्रिकॉर्न पे, हाँ कि ना? जून में कहां पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मार्च में और सितंबर में ये इक्वेटर और ये इक्वेटर। क्या बात समझ में आई? ठीक है, ये मतलब सन की परपेंडिकुलर रेस कहां से कहां तक घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ, समझ रहे हैं? तो ये रीजन सबसे गर्म होगा कि नहीं होगा? होगा ना, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। इसका नाम ही ट्रॉपिकल जोन है क्योंकि दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में है। हिंदी में इसको उष्ण बोलते हैं क्योंकि सबसे गर्म रहता है। छत्तीसगढ़ ऑलमोस्ट उष्ण कटिबंध में आता है कि नहीं आता है? तो ट्रॉपिकल जोन में, या निम्न अक्षांश बोलोगे तो निम्न अक्षांश क्या है, 0 से 30 डिग्री निम्न है, तो इसलिए क्या है, ये हायर टेम्परेचर रहता है। ठीक है, मिड में और कम और हाई में सबसे कम, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर बात हो रही है। स्थानीय मिट्टियों का क्रम अभी जस्ट बताया हूं। फिर महानदी बेसिन में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है उसका वर्णन करना है। महानदी बेसिन में कौन कौन सी मिट्टी मिलती है, कन्हार, मटासी, डोरसा। फिर पाट प्रदेश में पाई जाने वाली भूगर्भिक संरचना, डेक्कन ट्रैप की बात कर रहा है भाई, इसका वर्णन करना है। क्लियर है कि नहीं है? तो डेक्कन ट्रैप निर्माण बताना, विशेषता बताना, विस्तार बताना। ठीक है, सबसे ठंडा सबसे गर्म स्थान कारण के साथ, एलिवेशन है और कुछ नहीं, ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि है सब निम्न अक्षांश में, टेम्परेचर हर जगह ज्यादा होना चाहिए, बट जो ऊंचा है वहां कम है और जो कम एलिवेशन वाली जगह है वहां पे ज्यादा है। तो ये आपका जो रायपुर और आसपास का एरिया है जो कि दोआब क्षेत्र में आता है, मानदी शिवनाथ का, ये 200 से 300 मीटर का यहाँ पे एवरेज एलिवेशन है, बहुत कम है, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा रहता है। वैसे बिलासपुर के मैदान में, जहां पे बिलासपुर और बगल का चांपा वाला रीजन आ जाता है, उधर भी एवरेज एलिवेशन आपको 250-300 है, समझ रहे हैं? और ठंडा स्थान मैन पार्ट है 1152, और ठंडा स्थान क्या है, बेलाडीला है, ज्यादा है, और ठंडा स्थान क्या है, चिल्फी है, ऊंचा है। क्लियर है? फिर छत्तीसगढ़ की चट्टानी बनावट किस प्रकार विशिष्ट मृदा प्रकारों का निर्माण करती है, लिखिए। तो छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग रॉक्स हैं वो कैसे अलग अलग सॉइल को बनाते हैं, तो ये फीचर ही होता है। आपको बताना पड़ेगा किस मिट्टी से किस चट्टान से किस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, किस सेंस पे चलेगा ये क्वेश्चन तो अपन शुरू में ही देखे थे, 9th वाला। कल जो क्वेश्चन मैंने दिया था कि वनस्पति को आपको क्या करना है, दोनों का कंपेयर करना है, तो उसका भी डिटेल मैंने दे दिया है। ठीक है, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू की अगर बात करोगे, पूर्वी बघेलखंड के पठार की, तो यहाँ पे 50% भाग में क्या है, वनाच्छादन है। ठीक है कि नहीं, जिसमें 80% क्या है, साल के वृक्ष है। क्लियर है? अब इसमें डिटेल दिया है कि उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में कम वर्षा होती है। देखो, उत्तरी भाग में दक्षिणी भाग की अपेक्षा कैसी वर्षा होती है, कम, जिसके कारण उत्तरी भाग में शुष्क
और दक्षिणी भाग में आर्द्र, ऐसे वर्ण मिलते हैं। तो आपको जब कंपेयर करोगे तो एक साइड क्या लिखना पड़ेगा, पूरा बघेलखंड का लिखना पड़ेगा, फिर एक साइड जशपुर सामरी पाट। क्लियर है? तो साल है, सागौन के साथ क्या क्या मिलते हैं, बांस वन भी मिलते हैं। ठीक है, और इसमें आपको क्या डालना पड़ेगा जशपुर सामरी पाट में कि जलवायु कैसी है, आर्द्र और शुष्क दोनों टाइप की है, इसलिए उष्णकटिबंधी वन है, लेकिन 2/3 भाग पे आर्द्र और 1/3 भाग पर शुष्क पर्णपाती वन है। क्लियर है? कैसे पेड़ मिल जाते हैं, तो बांस के पेड़ मिलते हैं, इसके अलावा साल वगैरह भी यहां पर मिलता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, यहां पे प्रेसिपिटेशन लिखा है, बट प्रेसिपिटेशन के आगे वनस्पति का उल्लेख नहीं है। तो भले वो आंसर आया है 8 मार्क्स में, बट डॉक्टर एल.एन. वर्मा में कंटेंट इतना ही है, कंटेंट इससे अधिक जो है ना। कैसे वन मिलते हैं, तो प्रकार प्रकार, परसेंटेज परसेंटेज, और उसमें कैसे पेड़ कैसे पेड़, बस ये करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो मेंस में हर पेपर में एक आध दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें कंटेंट कम रहेगा, फिर वहां पे अपना अक्कल लगाना पड़ेगा। तो वही मैं अक्कल लगाना आपको सिखा रहा हूं कि क्या क्या कॉमन पॉइंट को आप डाल सकते हो। मिश्रित वन मिलते हैं, डालो ना भाई। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में मिश्रित वन है, बस्तर को छोड़ दो तो सब जगह वैसे ही रहता है, और क्या, वही तो फीचर है। ठीक है, चलो, तो विद दिस वी एंड। कल का टॉपिक आप लोग को क्लियर है? ठीक है, मैंने बता दिया था कल हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन और रिवर्स, नदियों के बारे में करेंगे। ठीक है, नदियों वाले में ना थोड़ा सा मैप और डायग्राम में थोड़ा सा नयापन आएगा, क्योंकि अभी मैप सादा बना रहे हो, आपको नदी वदी बनानी है तो कम में अलग बनता है, ज्यादा मार्क्स में अलग बनता है। ठीक है, तो उसको अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, 2 भी बज गया है, कल फिर अपन मिलते हैं।